नमस्कार दोस्तों, इस पाठ में हम लोग कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कार्बन का परिचय देखेंगे और ये समझेंगे कि कार्बन का अध्ययन एक तत्व के रूप में इतना आवश्यक क्यों है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भूपर पट्टी तथा वायुमंडल में कार्बन है जो अत्यंत अल्प मात्रा में उपस्थित होती है। यानी कि जो हमारी भूपर पट्टी है और जो वायुमंडल है, इसमें जो कार्बन है वो काफी कम मात्रा में उपस्थित है। अभी वायुमंडल में जो कार्बन की उपस्थिति है, यानी कि जो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन है, वो मात्र 0.03% है। यानी कि वायुमंडल में हमारे पास 0.03% ही कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। उसके अलावा जो खनिज से मिलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन है, चाहे वो कार्बोनेट के रूप में उपस्थित हो या हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में हो, कोयला एवं पेट्रोलियम के रूप में केवल 0.02% कार्बन उपस्थित है। यानी कि कुल मिलाकर हम लोग कह सकते हैं कि वायुमंडल में और ऊपर पट्टी में जो कार्बन है वो बहुत कम मात्रा में उपस्थित है। इस फिर भी जब हम लोग अपने दैनिक जीवन में जो वस्तुओं का उपयोग करते हैं, उस पे अगर हम एक नज़र डालेंगे तो हम पाएंगे कि जो अधिकांश संरचनाएं और अधिकांश वस्तु है वो कार्बन पे आधारित है। चाहे वो खाद्य हो, चाहे वो वस्त्र हो, तो अधिकांश वस्तु है वो कार्बन पे आधारित है। तो वायुमंडल और भूपर पट्टी में इतनी कम मात्रा में होने के बावजूद कार्बन का ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण जो अधिकांश वस्तुएं हैं वो कार्बन पे आधारित है। इस गुण के बारे में हम लोग इस पाठ में अध्ययन करेंगे। कार्बन के इस गुण के बारे में कि इतना कम मात्रा में होने के बावजूद वायुमंडल में कार्बन की बहुत सारी वस्तुएं हैं जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। तो इस तत्व में ऐसी क्या खासियत है? कार्बन एक तत्व है और इस तत्व में ऐसी क्या खासियत है जिसके कारण इतनी सारी इसके यौगिक हैं, उसके बारे में हम लोग इस पाठ में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा हम लोग ये भी जानते हैं कि सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित होती है। अच्छा, कोई वस्तु कार्बन है, कोई वस्तु में कार्बन उपस्थित है, इसके लिए हम उसे कैसे पहचान सकते हैं? तो हम जानते हैं जब भी कार्बन का दहन होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो हमें क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो कोई वस्तु में कार्बन है या नहीं है, तो उसका दहन करेंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, जिससे पता चलेगा कि ये वस्तु कार्बन पे आधारित है। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे कार्बन के कुछ यौगिक हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड है, क्लोरोफॉर्म है, मेथेनॉल है, मीथेन है। इन सब का गलनांक दिया हुआ है 290 केल्विन, 209, 209, 156, 90 क्वथनांक दिया हुआ है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो कार्बन के यौगिक हैं उनका गलनांक और क्वथनांक काफी कम है। क्योंकि कार्बन के यौगिक के बीच का गलनांक और क्वथनांक कम है, तो हम लोग ये निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि कार्बन के यौगिक में जो परमाणुओं के बीच में उसमें आकर्षण बहुत मजबूत नहीं है। ठीक है, अगर आकर्षण बहुत मजबूत हो, जैसा कि हम लोगों ने आयोनिक यौगिक में देखा कि वहां पे परमाणुओं के बीच में आकर्षण मजबूत था, तो वहां पे गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक था। तो जो कार्बन के यौगिक हैं जिनका कुछ उदाहरण आप सारणी 4.1 में देख सकते हैं, इससे हमें क्या पता चलता है कि कार्बन के जो यौगिक हैं उसके परमाणुओं के बीच में आकर्षण प्रबल नहीं है। ठीक है, अगर आकर्षण प्रबल होगा तो उसका गलनांक और क्वथनांक ज्यादा होगा, जैसा कि आयनिक यौगिक में देखते हैं, जहाँ पे आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता था। इसके अलावा जो अधिकांशतः कार्बन के यौगिक हैं वो विद्युत के
चालक नहीं होते हैं, यानी विद्युत के कुचालक हैं। और ये यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, अतः हम लोग इससे क्या निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि इन यौगिकों के आबंधन में किसी आयन की उत्पत्ति नहीं होती है। ठीक है, तो हम लोग देखते थे कि जो आयनिक यौगिक है वो गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते थे। ऐसा क्यों विद्युत के सुचालक होते थे? क्यों क्यों विद्युत के सुचालक होते थे? और जब उसका हम जलीय विलयन बनाते थे तो वो विद्युत के सुचालक होते थे। लेकिन जो कार्बन के यौगिक है वो विद्युत के चालक नहीं होते हैं। और इससे हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि जो कार्बन के यौगिक हैं इसकी उत्पत्ति में, इसके आबंधन में कोई आयन की उत्पत्ति नहीं होती है जब ये किसी आयन से निर्मित नहीं होता है। ठीक है, दो चीज हमें इस यहाँ से समझना है कि कार्बन के जो परमाणु है उसके बीच का आकर्षण कम है। तो इससे हम लोग क्या बता सकते हैं कि उस कार्बन के यौगिक है उनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है, क्योंकि कार्बन के परमाणु के बीच का आकर्षण कम होता है। दूसरा, कार्बन का जो यौगिक है वो अधिकांशतः यौगिक विद्युत का कुचालक होता है। इससे हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि जो कार्बन है उसके यौगिक में किसी प्रकार उसके यौगिक के आबंधन में किसी प्रकार की आयन की उत्पत्ति नहीं होती है। अगर आयन की उत्पत्ति होती तो गलित अवस्था में या जलीय विलयन में वो विद्युत का चालक होता है। तो कार्बन में जो आबंधन का तरीका क्या है हम लोग अभी ये समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि कोई भी कोई भी तत्व है, अगर उसके बाहरी कोश को पूरी तरह से भर देंगे तो वो उत्कृष्ट विन्यास को प्राप्त कर लेगा, जैसे कि हीलियम है, नियोन है, आर्गन है। जैसा कि हम लोग पिछले पार्ट में देख चुके हैं कि अगर बाहरी कोश किसी भी तत्व को तत्व के बाहरी कोश को अगर हम भर देंगे तो उत्कृष्ट विन्यास को प्राप्त कर लेगा, और उसके आधार पे हम लोग तत्वों की अभिक्रियाशीलता देखते हैं, जैसे कि पिछले पार्ट में हम लोग देख चुके हैं। अभी आयनिक यौगिक बनाने के लिए हम लोग पहले देख चुके हैं कि हम लोग किसी तत्व के बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या उसमें वो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता हुआ या इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि उत्कृष्ट विन्यास कोई वस्तु की अभिक्रियाशीलता किस आधार पे देखते हैं, तो उसके बाहरी कोश में जो है इलेक्ट्रॉन भरने की प्रवृत्ति के आधार पे उसकी अभिक्रियाशीलता समझते हैं। जैसे उत्कृष्ट गैस है, उत्कृष्ट गैस क्या है, उसका बाहरी कोश है वो पूरी तरह से भरा हुआ है, तो वह पूरी तरह से निष्क्रिय है, इसलिए इसको उत्कृष्ट गैस को हम लोग निष्क्रिय गैस भी कह सकते हैं, और ये काफी कम अभिक्रियाशील होती है। लेकिन और इसके अलावा हम लोग ये भी जानते हैं कि जो आयनिक यौगिक है उसको बनाने के लिए हम लोग किसी तत्व के बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं। इससे हम लोग को पता चलता है कि कि ताकि वो अपना उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त कर सके। हम लोग बाहरी तत्व किसी आयनिक यौगिक में, जैसा कि हम लोग HCl में देख चुके हैं, इस कक्षा में हम लोग सहसंयोजी आबंध के बारे में देखेंगे कि सहसंयोजी आबंध कैसे काम करता है और क्या होता है। तो अभी हम लोग कार्बन के बारे में देखते हैं। कार्बन की परमाणु संख्या 6। कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? 6 है। तो इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? यानी कि संयोजकता कोश में इसके 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर इसको उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करना है, ठीक है, तो इसके लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन का परित्याग करना होगा या 4 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना होगा।
ठीक है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। तो यहाँ पे इस कोष में, पहला कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि पहला कोष K है, ये अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर सकता है, ये K है, और दूसरा कोष है हमारा L। तो इस कोष में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। अभी उत्कृष्ट गैस विन्यास का तरीका क्या है? या तो कार्बन इन चारों इलेक्ट्रॉन को, या तो कार्बन ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, यानी कि कार्बन के संयोजकता कोष में जो 4 इलेक्ट्रॉन है, इन सबका परित्याग कर दे, इन सबको त्याग दे, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा इस बाहरी कोष में, या इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो ये उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करेगा। अब क्या होगा जब ये 4 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा या 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा? तो अगर कार्बन है 4 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करेगा तो ये ऋणायन बनाएगा, लेकिन चूंकि कार्बन की परमाणु संख्या 6 है तो इसके पास प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या बोल सकते हैं। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन के कक्ष में है, के कक्ष में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एल कक्ष में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ पे अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दें तो इसके पास कुल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी इसके पास 10। इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो जाएगी, लेकिन प्रोटॉन की संख्या तो बदलती नहीं है। प्रोटॉन की संख्या कार्बन के परमाणु संख्या के बराबर होगी, यानी जो प्रोटॉन की जो संख्या होगी, प्रोटॉन की संख्या होगी वो 6 होगी। अभी यहाँ पे सिर्फ 6 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन 10 होगा, तो इसके लिए 4, अगर ऐसा होगा तो दिक्कत क्या है कि जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को धारण करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बीच में बहुत ज्यादा अंतर आ जाएगा। तो इसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन धारण करना बहुत मुश्किल होगा। तो एक चीज तो पता चल गया कि कार्बन है वो 4 इलेक्ट्रॉन धारण करके कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन धारण करके निष्क्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त नहीं करेगा। अब दूसरा विकल्प क्या है? या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करे या इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करे। तो पहला बात तो पता चलिए कि ये प्राप्त करके, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके ये उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त नहीं कर सकता है, ठीक है। अभी दूसरा है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करे? खो दे। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन को अगर खो देगा, 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, तो ये क्या कर सकता है? धनायन बना लेगा, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास एल कक्ष में, तो इस 4 इलेक्ट्रॉन को खो देगा तो ये धनायन बना सकता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन को खोने के बाद इसके पास 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में, तो क्या होगा कि जब ये 4 इलेक्ट्रॉन को खो देगा तो प्रोटॉन की संख्या तो अभी भी 6 है, ठीक है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को खो देगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारे पास होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 2, क्योंकि इसका 6 इलेक्ट्रॉन था। लेकिन प्रोटॉन की संख्या क्या है? प्रोटॉन की संख्या अभी भी 6 है। तो हमें इसको इसके लिए हमें इसको धनायन बनाने के लिए हमें बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ऐसा नाभिक जिसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो और 6 प्रोटॉन हो, वैसा परमाणु बनाने के लिए, कार्बन का आयन बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो जो कार्बन है वो न तो 4 इलेक्ट्रॉन का परित्याग कर सकता है, न 4 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर सकता है। दोनों स्थिति में कार्बन के लिए ये मुश्किल है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करके, जैसे कि आयनिक बंधन में हम लोग देखते हैं कि त्याग करके या ग्रहण करके कोई उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करता है, लेकिन कार्बन के साथ
दोनों में दिक्कत है, दोनों स्थिति में दिक्कत है। ना वो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करके बंधन बना सकता है, उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त कर सकता है, ना 4 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके। ठीक है? तो इसके लिए क्या करता है कार्बन? तो कार्बन में इसके लिए क्या विकल्प है? तो कार्बन क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करता, बल्कि इलेक्ट्रॉन को साझा करता है। तो कार्बन या बहुत सारे अन्य तत्व हैं जो क्या करते हैं, वो परमाणु, वो किसी अन्य कार्बन है, जैसे कार्बन अपने परमाणुओं, यानी कार्बन कार्बन के परमाणु के साथ के साथ बंधन बनाए या किसी अन्य तत्व के साथ बंधन बनाएगा, तो ये क्या करेगा, इन परमाणुओं के साथ क्या करेगा, संयोजकता इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेगा। ठीक है? तो संयोजकता कोष में जो इलेक्ट्रॉन है, अभी तक हम लोग जो जानते थे कि संयोजकता कोष में जो इलेक्ट्रॉन है, उसको हम लोग त्याग करके या उसको ग्रहण करके या हम लोग उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर सकते थे। लेकिन एक और तरीका है जिसके माध्यम से हम लोग उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करते हैं, वो क्या है कि हम लोग संयोजकता इलेक्ट्रॉन, यानी संयोजकता कोष में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसकी साझेदारी करेंगे, जिससे हमें उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त होगा। अब ऐसा करने वाला तत्व सिर्फ कार्बन नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे तत्व हैं जो अपने संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करते हैं और अणुओं का निर्माण करते हैं। ठीक है? अब जो भी, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि केवल कार्बन ही नहीं, बल्कि अनेक तत्व भी इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अणुओं का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, क्लोरीन और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। एक-एक करके हम इन उदाहरणों को देखेंगे। ठीक है? अब जिन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है, वो दोनों परमाणुओं के बाहरी कोश के ही होते हैं। तो हम लोग हमेशा बात करते आए हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होगा, जिसकी साझेदारी होगी, वो संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी वो संयोजकता इलेक्ट्रॉन ही होंगे जिनकी साझेदारी की जाएगी और इनके फलस्वरूप क्या होगा, दोनों ही परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो कार्बन होगा या कोई अन्य धातु जो साझा करके अपने संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन को, यानी संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करेगा, तो उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करेगा। तो ऐसा करने वाला सिर्फ कार्बन नहीं है, इसके अलावा बहुत सारा तत्व है। अब कार्बन कार्बन के यौगिक की चर्चा करने से पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने कुछ समान अणुओं का अध्ययन करते हैं। तो हम लोग कार्बन के यौगिक जो साझेदारी से बने हैं उसका अध्ययन करेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग कुछ समान अणुओं का अध्ययन करते हैं। सबसे पहला है सहसंयोजी। अब ऐसे आबंध को हम लोग सहसंयोजी आबंध कहते हैं, जो कि हम लोग बाद में समझेंगे। तो सबसे पहला हमारे हमारे उदाहरण के लिए हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 1 है। हाइड्रोजन के पास क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है? 1 है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 1 है, प्रोटॉन भी 1 है। अभी ये क्या करेगा? इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन का परमाणु है। ठीक है? एक हाइड्रोजन का परमाणु है, ये दूसरा हाइड्रोजन का परमाणु है। अब दोनों के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन है। अभी पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अब इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन क्या करेगा? एक और हाइड्रोजन के साथ अपना इस ये हाइड्रोजन अपना इस इलेक्ट्रॉन को और ये हाइड्रोजन अपने इस इलेक्ट्रॉन को साझा करेगा एक दूसरे के साथ।
अब जब साझा करेगा तो क्या होगा, इस हाइड्रोजन का उत्कृष्ट गैस विन्यास यानी कि इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन यानी जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों क्या करेगा, दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो क्या करेगा, ये उत्कृष्ट गैस विन्यास को क्या करेगा, प्राप्त करेगा। अब इसके कारण जो बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे H2 यानी कि हाइड्रोजन का अणु, H2 बोलेंगे हाइड्रोजन का अणु। अब चूंकि यहाँ पे एक-एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, तो इनके मध्य में जो बनने वाला आबंध होगा, उसको हम लोग ऐसे प्रदर्शित करेंगे। एक-एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, यानी एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से मिला, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से मिला। तो ये तरीका है ये दूसरा तरीका है जिससे कोई उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करता है। यानी कि अपना जो बाहरी कक्ष का जो इलेक्ट्रॉन है, वो किसी दूसरे तत्व के साथ या अपने ही अपने ही तत्व के अणु के साथ साझेदारी करके उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करता है। यानी अपने बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन के बाहरी हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। दोनों अपना एक-एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, एक दूसरे से साझा किया और दोनों क्या किया, उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त किया। ठीक है? हम इसका बहुत सारा और अन्य उदाहरण भी देखेंगे। फिलहाल के लिए हम हाइड्रोजन अणु के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, उसको दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बिंदुओं का अध्ययन हम लोग संयोजकता इलेक्ट्रॉन को हम लोग बिंदु से भी दिखा सकते हैं अथवा क्रॉस से भी दिखा सकते हैं। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन कौन होता है? जो संयोजकता कोष में होता है, यानी जो सबसे किसी तत्व के बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, उसको हम लोग संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं और उस कोष को जिसमें वो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसको संयोजकता कोष कहते हैं। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन को हम लोग बिंदु अथवा क्रॉस से भी दिखा सकते हैं। ठीक है? तो हम बिंदु से भी दिखा सकते हैं, क्रॉस से भी दिखा सकते हैं। अब दूसरा है इलेक्ट्रॉन की सहभागी युग्म हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच में सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। यानी कि दोनों आपस में एक दूसरे के बीच में जो इलेक्ट्रॉन को है साझा कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो वैसा आबंध जहाँ पे इलेक्ट्रॉन साझा करके कोई अणु का निर्माण होता है, उसको हम लोग सहसंयोजी आबंध बोलते हैं। वैसा आबंध या आबंधन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन साझा करके किसी परमाणु से अणु का निर्माण होता है, उसको हम लोग सहसंयोजी आबंध कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ था, हम लोग देखे थे कि हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन का परमाणु है, ये दोनों अपना एक-एक एटम क्या किया, एक दूसरे से साझा किया, जिसके फलस्वरूप ये भी उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त किया, ये भी उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त हुआ। इसको हम लोग डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम लोग संयोजकता इलेक्ट्रॉन को और संयोजकता इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्रॉस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से दोनों उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करेगा। इस आबंध को 2 परमाणुओं के बीच एक रेखा द्वारा दिखाते हैं। तो इस आबंध को चूंकि एक-एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, तो यहाँ पे हम लोग एक रेखा के द्वारा इन दोनों के बीच में दिखाते हैं। तो आगे के क्लास में हम लोग इसके बाद अन्य अन्य अणुओं का अध्ययन करेंगे जो सहसंयोजी आबंध से बनते हैं। इस क्लास में हम लोग ये देख चुके हैं कि कार्बन एक तत्व, कार्बन में जो आबंधन होता है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके नहीं होता है। कार्बन पृथ्वी में बहुत कम मात्रा में उपस्थित है, वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में उपस्थित है और इसके जो यौगिक है बहुत अधिक है। तो इन सब के बारे में हम लोग आगे के क्लास में अध्ययन करेंगे। इस क्लास के लिए हम लोग इतना ही अध्ययन कर रहे हैं।